हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश प्रधान और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे आपके 12th क्लास के बाद करियर चॉइसेस के बारे में। राइट, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और बेसिकली एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है आप लोगों का सपना हो कि आप कोई इंजीनियर बने, हो सकता है कुछ लोग सिविल इंजीनियर बनना चाहें, कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना चाहें, कुछ लोग केमिकल इंजीनियर बनना चाहते होंगे, कुछ लोग कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना चाहते होंगे, कुछ लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते होंगे। राइट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं अलग अलग टाइप के, तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। कुछ लोग मेडिकल की फील्ड में जा कर के सर्जन या कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं अभी के सिनेरियो में क्या हो रहा है कि डॉक्टर्स की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। एक्चुअली में बहुत कमी है डॉक्टर्स की इंडिया में, जिसकी वजह से हेल्थ केयर पर्सनल्स की डिमांड जो है हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा रही है। राइट, तो ये सब करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा आप में से कुछ लोगों को आर्मी की फील्ड में आर्मी ऑफिसर्स बनना हो सकता है, तो आप एनडीए के थ्रू वहाँ पर जाना चाहते होंगे। तो ये डिफरेंट टाइप के करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। और ये जो प्रोफेशंस अभी जिनके बारे में आप लोगों को बताया, ये सबसे बेस्ट प्रोफेशंस की कैटेगरी में आते हैं। राइट, तो मेजरली आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं 12th के बाद में। इंजीनियरिंग जो कि जेई के थ्रू होता है, और मेडिकल के फील्ड में नीट के एग्ज़ाम के थ्रू होता है, और तीसरा आर्मी ऑफिसर का अगर आपको बनना है तो वो एनडीए एग्ज़ाम के थ्रू होता है। राइट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 3 ऑप्शन, आपके पास और भी अदर ऑप्शंस हैं, बट बेस्ट केस में और सबसे ईजी जिसमें आपको अपना बेस्ट करियर बनाने का मौका मिल सकता है, वो ये 3 फील्ड हैं। और हम लोग चलिए शुरू में बात करते हैं जेईई के बारे में, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम में इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं आईआईटीज़ में एडमिशन के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ में, एनआईटीज़ में एडमिशन के लिए जिनको हम लोग जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से, और ट्रिपल आईटीज़ में, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 3 कैटेगरीज़ के डिफरेंट लेवल के कॉलेजेस हैं। ये सब आपके टियर 1 एंड टियर 2 कॉलेज हैं, ठीक है। आईआईटीज़ जो है टियर 1 की कैटेगरी में आते हैं, और एनआईटी और ट्रिपल आईटीज़ जो होते हैं टियर 2 की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जितने भी अदर कॉलेजेस होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस, वो टियर 3 की कैटेगरी में आते हैं, मीन्स वो इनसे थोड़े से लो लेवल पे होते हैं। तो ये आपके पास और लो लेवल का कहने का मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बाद में अभी डिस्कस करके बताऊँगा, ठीक है। तो अगर आप लोग जेईई का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं अच्छी रैंक के साथ में, बहुत अच्छी रैंक के साथ में, तो आईआईटीज़ में आपका एडमिशन मिलता है। अगर थोड़ी सी कंपेरेटिवली आपकी पुअर रैंक है तो एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन मिलता है, ठीक है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो इनमें से आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन किसी भी तरीके से नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डोनेशन वाला काम जो है बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है इसके लिए। और एग्ज़ाम के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एग्ज़ाम में 2 स्टेजेस होते हैं, एक होता है जेईई मेन का और दूसरा होता है जेईई एडवांस्ड का। जेईई मेन साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, आप दोनों बार दे सकते हैं या किसी एक बार भी दे सकते हैं, उनमें से जो भी बेस्ट रिजल्ट होगा उसको काउंट किया जाता है। जो बच्चे जेईई मेन को क्वालिफाई करते हैं वही सिर्फ जेईई एडवांस में अपीयर हो सकते हैं। यूजुअली 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जेईई मेन के एग्ज़ाम में बैठते हैं, उनमें से लगभग 2-2.5 लाख जो है जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं, और 2-2.5 लाख बच्चे जब जेईई एडवांस का एग्ज़ाम देते हैं तो उनमें से लगभग 30-40 हज़ार के आसपास स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको आईआईटीज़ वगैरह में सिलेक्शन, आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में एडमिशन मिलता है, ठीक है। अगर आपने जेईई मेन का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो आप एनआईटी और ट्रिपल आईटी में पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको जेईई एडवांस क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको एनआईटी और ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन चाहिए तो। साथ में आपको 12th बोर्ड में 75% मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एलिजिबल होंगे एनआईटी और ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन के लिए। अगर जेईई मेन क्वालिफाई करने के बाद आपने जेईई एडवांस भी क्वालिफाई कर लिया तो आप आईआईटीज़ में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, गारंटी नहीं होगी, एलिजिबल होंगे आप। गारंटी तो आपका रैंक ही दे सकते हैं आपको, ठीक है। आपकी रैंक अगर टॉप 10,000 में है तो आपको आईआईटीज़ में एडमिशन मिल सकता है, बट अगर 10,000 से बिलो है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और साथ में आपको 12th बोर्ड में मिनिमम 85% भी चाहिए होता है आईआईटी में पढ़ने के लिए।
ठीक है। और अगर आप सीरियसली अगर आप आईआईटी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका डेफिनेटली 90% तो इजीली आप स्कोर बोर्ड में कर ही सकते हैं, इतने इंटेलिजेंट तो आप होंगे होंगे, राइट। तो और एडमिशन जो होता है वो आपके ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे ही मिलता है, ठीक। इसके अलावा अगर आप आईआईटी या एनआईटी या ट्रिपल आईटी से पढ़ते हैं, ये सब प्रीमियर एक्चुअल में ये सब प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इन इंस्टीट्यूट्स में एक्चुअल में आप जब पढ़ करके निकलते हैं तो थर्ड ईयर के बाद में ही आपको जॉब ऑफर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और ऑन एवरेज जो आज के सिनेरियो में आज के टाइम पे जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको एवरेज 8 लाख पर एनम की सैलरी जो है ऑफ़र की जाती है अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकले हैं तो। हाईएस्ट पैकेज जो होता है वो 1.5 करोड़ का, आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा, 1.5 करोड़ तक का जाता है, ठीक है। बहुत सारे से न्यूज़ हर साल आते रहते हैं। आईआईटी बॉम्बे से, सीएस ब्रांच से जो पैकेज जाता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। आईआईटी खड़गपुर से भी हो गया, आईआईटी मद्रास से भी हो गया, इवन एनआईटी से भी करोड़ों में आजकल पैकेजेस जाते हैं, हाईएस्ट पैकेजेस जो होते हैं। बट ऑन एवरेज जो होता है 8 लाख, 20 लाख, 40 लाख इस तरह का इनका केस रहता है। प्राइवेट कॉलेजेस में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। और कैंपस ऑन कैंपस प्लेसमेंट होता है, कंपनीज़ आपके कैंपस में आपको रिक्रूट करने के लिए आएंगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्राइवेट कॉलेजेस के साथ दिक्कत ये है कि आपको बाहर भटकना पड़ेगा जॉब की तलाश में, ठीक है। यहाँ पे आईआईटीज़, एनआईटीज़ या ट्रिपल आईटीज़ के साथ ऐसा नहीं होता। वहाँ पे कंपनीज़ खुद आपके पास आएंगी आपको रिक्रूट करने के लिए, और आपके पास हो सकता है कि 2 से 3 जॉब्स भी आपको ऑफ़र हो जाएँ, राइट। तो ये सारी बेनिफिट्स मिलती हैं। यहीं पर प्राइवेट कॉलेज वालों को एक जॉब के लिए भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जो कॉलेजेस होते हैं आईआईटीज़, एनआईटीज़, ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी रखते हैं अपने यहाँ पे। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट होते हैं जिसके थ्रू आप बीच में सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में स्विच कर सकते हैं, राइट। वहाँ से पढ़ करके वापस आ सकते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जैसा भी होता है। आर्किटेक्चर के में ये ऐसा बहुत सारा होता है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के साथ भी, मैकेनिकल के साथ भी ऐसा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, लेकिन कॉलेज में आपकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी होनी चाहिए, तब जा करके आपको स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, आपको पूरे वर्ल्ड वाइड बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सपोजर मिलेगा। आपको बहुत सारी डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ में इंटर्नशिप करने का चांस मिलता है अगर आप इन कॉलेजेस से पढ़ते हैं, आईआईटीज़ या एनआईटीज़ में पढ़ते हैं तो। आपकी सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल में तो डेवलपमेंट होगा ही होगा, बट साथ में सॉफ्ट स्किल भी आपकी बहुत ही निखर करके सामने आएगी, राइट। और आजकल आईआईटीज़ ने एक और सर्विस स्टार्ट की, एक तरह से फैसिलिटी स्टार्ट की है कि आप कॉलेज के बीच में ब्रेक ले सकते हैं 1-2 साल का। और अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप का में इंटरेस्ट है, आपको खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करने का शौक़ है, तो आप 1-2 साल की लीव लेकर के उससे रिलेटेड कुछ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप वापस आकर के कभी भी वापस आकर के आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स जो होते हैं सिर्फ आईआईटीज़, एनआईटीज़ में मिलते हैं और किसी कॉलेज में आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। तो एक्चुअल में सबसे परफेक्ट टाइमिंग क्या है इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का, तो एक्चुअल में आज के डेट में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि सब बच्चे जो है 9th क्लास तो भूल जाइए, आप 6th क्लास से आजकल बच्चे जो हैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं। 9th क्लास वैसे परफेक्ट एज है जब हम एनटीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो 9th में एनटीएससी, 9-10 में आप एनटीएससी की जब प्रिपरेशन एक बार कर लेते हैं ना, तो आप 11th-12th आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, खासकर जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। बट अगर आपने नहीं भी किया है तो थोड़ा मुश्किल तो होगा, खैर आप लोगों को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है अभी भी। तो 11th क्लास जो है एकदम परफेक्ट टाइमिंग है आप लोगों के लिए। अगर आपने 9th-10th में सपोज़ आपने एनटीएससी का प्रिपरेशन नहीं किया है तो उस केस में 11th में आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिलेबस तो आपका 11th और 12th का ही है, आना है। बस आप ये सोच करके मत रहिए कि 11th का हम ऐसे निकाल लेते हैं, 12th में जाकर के सोचें पढ़ाई करेंगे, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोई भी नहीं कर पाता वैसा। एकदम एक्सट्रीमली जीनियस अगर कोई स्टूडेंट होगा, जो कि बहुत रेयर होते हैं, वही कर सकते हैं ऐसा काम, ठीक है। ऐसा स्टंट हर किसी को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, काफ़ी डेंजरस है। तो कहने का मतलब ये है कि 11th क्लास जो है, अगर आप 11th क्लास में भी जा रहे हैं तो परफेक्ट टाइम है अभी से सिंसियरली स्टार्ट करने का।
आपको शुरुआत से ही डेडिकेटेड होकर के इसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी। डेली आप लोगों को बेसिकली आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत है, वर्क तो आप लोगों को ही करना है, ठीक है। बोर्ड में एग्ज़ाम में क्या होता है कि वर्क आपका टीचर कर लेता है वो, और आप लोगों के 90% आ जाते हैं, वो अलग एकदम अलग की सिनेरियो है। बट यहाँ पे मैक्सिमम वर्क जो है वो आप लोगों को करना है, ठीक है। हाँ, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत आपको डेफिनेटली पड़ेगी, क्योंकि विदाउट प्रॉपर गाइडेंस आप वो भी नहीं कर पाएंगे। कहाँ से पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, क्या टाइमिंग रखनी है आप लोगों की, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को गाइडेंस, इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी। और ऐसे टीचर से आप लोगों को गाइडेंस लेना पड़ेगा जो ऑलरेडी जेईई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, या फिर जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन एग्जामिनेशंस का। भले क्वालिफाई ना किया हो तो भी आपको गाइड तो कर ही सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 साल कंटिन्यूसली मेहनत कर लेते हैं, 2 साल कंटिन्यूसली का मतलब डेली एक दिन आपका मेहनत मतलब कि फ्रूटफुल होना चाहिए, आपका एफर्ट उसमें दिखना चाहिए। तो 2 साल कंटिन्यूसली जब आप मेहनत कर लेते हैं तब जाकर के आप जेईई में अच्छी रैंक के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। सपोज़ आपने 11th में आप सिंसियर नहीं थे, फिर भी आप 12th में आपको होश आ चुका है, या फिर आप जाग चुके हैं एक तरह से गहरी नींद से, और आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, बस ये है कि आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होंगी। मुश्किल इज़ इन द सेंस कि आपको 11th का पोर्शन भी कवर करना है, 12th का पोर्शन भी कवर करना है जेईई के अकॉर्डिंग, साथ में आपको बोर्ड की तैयारी करनी है, राइट। तो आपको एटलीस्ट 8 से 10 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे ये आपका मतलब कि एक तरह से मिनिमम रिक्वायरमेंट मान के चलिए, अगर आप बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट हैं तो। अगर आप जीनियस हैं तो 5-6 घंटे आपको फिर भी देने पड़ेंगे। जीनियस का मतलब 95% से ऊपर वाले। तो 10th बोर्ड में 95 से अगर आप पर स्कोर कर चुके हैं तो फिर इसका मतलब आप एक जीनियस स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं। आपको 5 से 6 घंटे आपके लिए काम चल जाएगा, सेल्फ स्टडी का, कोचिंग का अलग, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और ये देखो, ये हर स्टूडेंट, हर जो भी डिटरमाइंड स्टूडेंट होता है ना, वो हर कोई करता है ये सब चीज़ें। आप अगर कोटा सिटी क्यों फेमस है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट बहुत ही डेडिकेशन के साथ स्टडी करते हैं, इसलिए फेमस है। कोटा को टीचर्स ने नहीं बनाया, कोटा को वहाँ के स्टूडेंट्स ने बनाया है, ठीक है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वहाँ पर आप चले जाएंगे तो आपका रिजल्ट एकदम गारंटीड हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि उन बच्चों को देख करके आपको भी पढ़ने की इच्छा हो, ये डेफिनेटली एटमॉस्फेयर का एक फ़र्क पड़ता है। और घर पे रह करके पढ़ाई तो होती नहीं है, सबको पता है। तो ज़्यादातर टाइम क्या रहा, अगर आप घर में भी खुद को कंट्रोल कर सकते हैं तो कहीं भी रहें आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रॉपर गाइडलाइंस को आप फॉलो करते रहिए, उससे आपका प्रिपरेशन जो है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। हाँ, तो अब हम लोग बात करते हैं, अगर आप 12th क्लास में हैं तो और आप अगर प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बट अगर आपको एकदम अच्छी रैंक चाहिए तो आपको फिर भी 2 साल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एक ये साल आप 12th में हैं के साथ में प्रिपरेशन कीजिए, और 1 साल ड्रॉप लेकर के आप प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि 12th में अभी बोर्ड पे फोकस कर लेते हैं, उसके बाद ड्रॉप लेकर के जेईई की प्रिपरेशन कर लेंगे। उसमें भी आपकी अच्छी रैंक आने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि आपका कंपटीशन हमेशा, देखो होता क्या है, आपका कंपटीशन हमेशा 10 लाख बच्चों के साथ होगा। उस 10 लाख में से कम 2-3 लाख ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे बच्चों के साथ आप compete नहीं कर सकते सिर्फ 1 साल की पढ़ाई करके, ठीक है। टाइम तो आपको देना पड़ेगा, टाइम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितने लंबे समय के लिए आप प्रिपरेशन करेंगे, उतना आपका कंसेप्ट जो होगा वो स्ट्रांगली बिल्डअप होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 20 महीने की आपको पढ़ाई करनी ज़रूरी है। 4 महीने का आप रिवीजन कर सकते हैं इसमें, 20 महीने बट आपको इनपुट देना बहुत ज़रूरी है, डेली 5 से 6 घंटे। और आप लोगों के मन में कई बार ये डाउट हो सकता है कि बोर्ड एग्ज़ाम और अगर इसकी जेईई की प्रिपरेशन करें तो क्या डिफरेंट होगा, दोनों में फ़र्क क्या है। तो सिलेबस तो देखो सेम होता है, आपका 11th-12th में जो आपको पढ़ना है वही आपको जेईई के एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पढ़ने का तरीका जो होगा वो डिफरेंट होगा। अगर आपको बोर्ड या होम एग्ज़ाम में 90% या उससे ज़्यादा स्कोर करना होता है तो बहुत आसान काम है, आप 2 महीने पढ़ करके उतना स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी काम है ये। और बस आपको करना क्या होता है कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व कर लो,
जो आपको दिए गए क्वेश्चंस हैं क्लासरूम में, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उन सबको अच्छे से पढ़ लो, हो गया आपका प्रिपरेशन। 90-95% तो एकदम ईजी आ जाएगा। ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, उसके लिए आपको कुछ सोचना भी नहीं है, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा सीधे सीधे, और किस तरह के क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, जेई नीट के लिए आपको कंसेप्ट बिल्डअप करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 1000 क्वेश्चन कर लिए तो उन 1000 क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन तो कुछ और ही होगा। इसलिए कंसेप्ट बिल्डअप करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको नया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और वो स्ट्रेटेजी कब डेवलप हो पाती है, जब उन 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि अगर कोई एक नया क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। इसलिए यहाँ पे ना सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, आप एक ही तरह के क्वेश्चन को 5 बार प्रैक्टिस कर लो, हो गया भाई काम आपका ख़त्म। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ही तरह के क्वेश्चन को 5 बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 5 तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, जितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपका कंसेप्ट उतना बिल्डअप होता जाएगा। राइट, तो ये फ़र्क होता है जेई के प्रिपरेशन में और बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। सिर्फ ये जो है प्योरली आपका कंसेप्ट पे बेस्ड होता है जेई का एग्ज़ाम। ठीक, तो आई होप कि ये चीज़ आप, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आएगा, ये फ़र्क को, इस फ़र्क को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डेफिनेटली ये आपका आपसे 3 गुना ज़्यादा मेहनत लेगा बोर्ड के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के कंपैरिजन में, तो आपका बोर्ड का प्रिपरेशन तो ऐसे ही हो जाएगा। राइट, तो यही है। और अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो 2-3 घंटे ना काफ़ी हैं। हर दिन अगर आप 2-3 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, मोर देन इनफ है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जेई और नीट के लिए प्रिपरेशन करना है, इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है, तो 5 घंटे मिनिमम आपको देने पड़ेंगे, और हॉलीडेज़ वगैरह को तो ज़्यादा टाइम दें तो और भी बेहतर है। इसके अलावा अगर आप बोर्ड में अगर आप 80% स्कोर करते हैं, तो मेरे पापा तो कहते थे कि भाई ये अच्छा मार्क्स तो नहीं है, तो आप एक बिलो एवरेज की कैटेगरी में आ जाते हैं। 80% 85% अगर आप ला रहे हैं तो एक तरह से बिलो एवरेज की कैटेगरी में हैं। लेकिन जेई में अगर आप ये 40% स्कोर कर लेते हैं तो आप एक जीनियस कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि 40% स्कोर करना भी जेई में काफ़ी टफ टास्क है। जेई में 40% स्कोर करने का मतलब है बोर्ड एग्जाम्स में 95-94% स्कोर करना। अगर क्या होगा अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपने सपोज़ 2 साल मेहनत कर लिया तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो देखो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 2 साल अगर आप कंटिन्यूसली लगे रहें सिंसियरली तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इस बात को तो कोई भी नहीं मान सकता। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न हो सकता है, सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। आपने कहीं न कहीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया होगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन जो है वो चूक जाता है। राइट, तो इस चीज़ को आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ऐसा भी नहीं है कि आपने जितनी भी प्रिपरेशन की, सपोज़ आपने 100% एफर्ट नहीं लगाया अपना, आपने 90-80% तो लगाया होगा, वो कहीं नहीं जाने वाला भाई, वो आपके फ्यूचर में डेफिनेटली आपके काम आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आपने ग्रेजुएशन कहीं से भी कर लिया, लेकिन आप लोगों ने जेई की प्रिपरेशन के टाइम पे जो चीज़ें सीखी हैं वो आपके जॉब के टाइम पे या आपके फ्यूचर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के टाइम पे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, क्योंकि आपने प्रिपेयर किया है इस चीज़ के लिए, इस वजह से आपका नॉलेज का लेवल जो होगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा। आपका कंसेप्ट इतना स्ट्रांग होगा कि आप बाकी स्टूडेंट्स को फ्यूचर में भी फिर से पछाड़ सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पर भी आगे निकलने का आपके पास एक चांस रहेगा। तो ये फ़र्क होगा आप में और बाकी उन स्टूडेंट्स में जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं की अभी 11th-12th में। और देखिए ये सब जेई की प्रिपरेशन ना, जेई का एग्ज़ाम जो होता है ना, वो सिर्फ जेई की प्रिपरेशन जो है सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं है, वो आपको लाइफ के लिए प्रिपेयर करके रख देगा। तो इसलिए ये जो है इम्पॉर्टेंट है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी। ठीक है, वैसे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा अगर आप पूरा प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शंस को। तो आपको किन किन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी जेई एग्ज़ाम को या नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए? सबसे पहले आपके अंदर लगन होना चाहिए, परसेवरेंस होना चाहिए। लगन इन द सेंस कि अगर आप एक क्वेश्चन में कहीं पे अटक गए तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, आपको उसको करके ही रखना है। ठीक है, हज़ारों तरीके होते हैं, आप एक तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा तो दूसरा तरीका यूज़ कीजिए, दूसरे तरीके से भी नहीं हो रहा
तो आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज़ कीजिए, टॉपिक्स को देखिए, एग्जाम्पल्स को देखिए और फिर से एक बार ट्राई कीजिए। जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे उतना आप सीखेंगे, उतना कंसेप्ट आपका स्ट्रांगली बिल्डअप होगा। यही एक तरीका है, ठीक है। और आपको गलतियों से डरना नहीं है, आपको गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल होती है जो कि बहुत सारे बच्चों में नहीं पाई जाती है। वो लोग अपनी गलतियों को छुपाने लगते हैं। भाई अपनी गलतियों को दिखाओ, ठीक है। प्राउड फील करोगे आपने कोई गलती की है और उस गलती से आपने कुछ सीखा है। इस चीज़ का आपको प्राउड फील होना चाहिए। आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कुछ सीखने की। आपको डेली अगर आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायो में, तो फिर बेकार है, ठीक है। डेली कुछ ना कुछ नया, सोते टाइम आपके मन में ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि चलो आज हमने कुछ नया सीखा है। फिजिक्स में हमने ये सीखा, केमिस्ट्री में हमने ये सीखा, मैथमेटिक्स में हमने ये सीखा या बायो में हमने ये सीखा। वो सेटिस्फेक्शन आपके मन में सोते समय होना चाहिए, ठीक है। तो आपका डेली रूटीन किस तरीके का होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आपको 3 घंटे के लेक्चर के अलावा आपको 3-4 घंटे की प्रैक्टिस में भी आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप 12th क्लास में पहुंच चुके हैं और जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने बताया 5 से 6 घंटे आपको डेली तो देना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा। और उन एक्स्ट्रा आवर्स में आप जो टॉपिक्स आपने आज के डेट में जैसे पढ़ा है उसका रिवीजन इंक्लूड होना चाहिए। जो प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं वो प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होने, उन प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिसिंग आपकी होनी चाहिए। और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी आपको खुद से सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूं कि अभी हम लोग जब हमारी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं तो आप लोगों को एक DPPs प्रोवाइड की जाएंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। वही आपके सिलेक्शन का रास्ता है, ठीक है। मेन रास्ता वही है। अगर आप सिंसियरली सारे DPPs को खुद से सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, डेली का डेली उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका सिलेक्शन आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आप 12th क्लास में होंगे तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो देखो ऐसा है कि सिलेबस तो अलग है नहीं, और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप जेईई के लिए, नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। हाँ, हिंदी इंग्लिश वाले सब्जेक्ट को आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, बट बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंसियरली इसका वर्क कीजिए तो आपका कंसेप्ट भी बिल्डअप होता जाएगा, तो बोर्ड के टाइम पे आपके लिए बहुत ही आसान होगा प्रिपेयर करना, ठीक है। हाँ, ये चीज़ अगर आप सिर्फ बोर्ड पे फोकस करेंगे तो जेईई के लिए प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, वो फिर एक तरह से नियर टू इम्पॉसिबल वाला टास्क हो जाएगा। और बोर्ड के लिए हमारी प्रिपरेशन इस तरीके की होती है कि हम लोग ना भूल जाते हैं एग्ज़ाम के बाद चीज़ों को, ठीक है। बचपन से यही सिखाया गया है हम लोगों को कि एग्ज़ाम के बाद भूल जाओ, तो भूल जाते हैं भाई। लेकिन हाँ, जेईई के लिए सिंस हम लोग कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इस वजह से आप चाहें तो भी नहीं भूल सकते इन चीज़ों को। और लास्ट में मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों का इनपुट जो होता है वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जितनी ज़्यादा आप अपने प्रॉब्लम्स के साथ में स्ट्रगल करेंगे उतनी ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे सिलेक्शन के, ठीक है। और देखो जैसा कि होता है ना, हम लोग अगर कहीं पे फायरिंग कर रहे हैं तो हम लोगों को अपने टारगेट से एम को थोड़ा सा हायर रखना पड़ता है, तब जा कर के वो टारगेट को हिट करता है, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे भी सेम इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए भी है ऐसा ही है। आप एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहें, नीट की करना चाहें, जेईई की प्रिपरेशन करना चाहें या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहें, आपका एम हमेशा हाईएस्ट होना चाहिए, तब जा कर के आपको जो होता है नीचे लेवल की चीज़ें मिलती हैं। अगर आप टॉप रैंक में आने के लिए कोशिश करेंगे तब जा कर के आपको क्या मिलेगा, 100-200 रैंक में आप आ पाएंगे। अगर आप सिर्फ सिलेक्शन की इच्छा करेंगे तो फिर हो सकता है आपका सिलेक्शन ही ना हो, ठीक है। तो अपना टारगेट हमेशा हाई रखना चाहिए, क्योंकि हम 100% एफिशिएंट नहीं होते हैं, राइट। सेम चीज़ें एप्लीकेबल हैं आपके नीट के लिए भी, जेईई के लिए जो गाइडलाइंस हैं वही चीज़ें नीट के लिए भी एप्लीकेबल हैं, वही गाइडलाइंस आपके एनडीए के लिए भी एप्लीकेबल हैं। तो चलिए फिर आज से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, और आज 3 o'clock से आप लोगों की क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगी। 3 to 6 PM आपका टाइमिंग है, टाइम टेबल आपको सेंड कर दिया गया है। तो आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को, ओवरऑल मेरा पॉइंट जो है आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं फिर 3 बजे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।